नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो जालसाजी का क्यूआर कोड, इसमें आपका स्वागत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गई हैं। साइबर ठग ने उन्हें क्यूआर कोड भेजकर उनसे 34,000 रुपए ठग लिए। तो अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब साइबर क्रिमिनल्स क्यूआर के जरिए ही लोगों के अकाउंट साफ कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यूआर कोड के जरिए ठगी कैसे होती है, असली नकली क्यूआर कोड की पहचान कैसे की जाए, आप इस ठगी से कैसे बच सकते हैं, और अगर ठगे जा चुके हैं तो आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, ताकि अगली बार जब कोई आपके साथ क्यूआर कोड की जालसाजी करे तो आप सतर्क रहें, आप अवेयर रहें और आप खुद को ठगने से बचा पाएं। इस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। मोबाइल से पेमेंट करने वालों सावधान, हैकर्स ने ढूंढ लिया ठगी का नया सामान। क्यूआर कोड बना ठगों का नया हथियार। क्यूआर से पेमेंट करने वाले हो रहे हैं शिकार। विज्ञान और तकनीक के बदलते दौर में जहां हमारी जिंदगी आसान हो रही है, वहीं साइबर अपराधों का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। अपराधियों ने ठगी के नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं। हैकिंग, फिशिंग, ऑनलाइन पेमेंट में ठगी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अब साइबर अपराधियों ने क्यूआर कोड से ठगी का नया पैंतरा अपना लिया है और इसका ताजा शिकार हुई हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता। हर्षिता ने OLX पर पुराना सोफा बेचने के लिए एक ऐड दिया था। एक शख्स ने सोफा खरीदने के लिए हर्षिता को अप्रोच किया और डील तय होने के बाद शख्स ने हर्षिता को एक क्यूआर कोड भेजकर उसे स्कैन करने को कहा। स्कैन करते ही हर्षिता के अकाउंट से 34,000 रुपए डेबिट हो गए। ठगी का एहसास होने के बाद हर्षिता ने दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। क्यूआर कोड से ठगी का ये पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ वक्त से क्यूआर कोड फिशिंग की बाढ़ सी आ गई है। आपको क्यूआर कोड फिशिंग के बारे में बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि क्यूआर कोड क्या है और साइबर क्रिमिनल्स क्यूआर से फ्रॉड कैसे करते हैं। ठग आपका कोई सामान ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको पेमेंट की लिंक भेजते हैं, लेकिन वो सेंड मनी का ना होकर बल्कि रिक्वेस्ट मनी का होता है। जैसे ही उस लिंक को खोलकर आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो जितने पैसे आने की बात हुई है उतने पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं। हालांकि ये तरीका अब थोड़ा पुराना हो चुका है और अब ठग एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। अब ये लोग व्हाट्सएप पर या मैसेज में अब भी वही रिक्वेस्ट मनी का लिंक भेज रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है, एक क्यूआर कोड के अंदर छुपा होता है। दरअसल किसी भी यूपीआई ऐप में रिक्वेस्ट मनी के अंदर जनरेट क्यूआर कोड का ऑप्शन होता है। इसमें आप जितने भी रुपए लिख देंगे उतने की रिक्वेस्ट मनी का क्यूआर कोड बन जाएगा। ऐसा ही क्यूआर कोड भेजकर जालसाज आपका खाता साफ कर रहे हैं। बस यहाँ वो रिमार्क में पेमेंट फॉर और उस सामान का नाम लिख देते हैं जिसे खरीदने के लिए वो शख्स से संपर्क करते हैं। तकनीक की भाषा में इस तरह की ठगी को क्यूआर कोड फिशिंग कहते हैं। हालांकि इस तरह की ठगी से बचना बेहद आसान है, बस आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। क्यूआर कोड को फोन के कैमरे से सीधे स्कैन करने की जगह किसी ऐसे ऐप से करें जो क्यूआर कोड की डिटेल्स जैसे रिसीवर का नाम बताता हो। मैसेज या ईमेल में मिले कोई अनजान या नए क्यूआर कोड को स्कैन करने से बचें। बैंक में हुए किसी गलत ट्रांजैक्शन पर तुरंत एक्शन लें। फ्रॉड का शिकार होने पर इसकी शिकायत तुरंत साइबर सेल में करें। यहाँ आपको एक बात और गांठ बांध लेने की जरूरत है कि सिर्फ दुकानों या स्टोर्स पर पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करने की जरूरत पड़ती है। किसी से पैसे लेने या फिर उसे भेजने के लिए क्यूआर कोड इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे
और आज इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत माली, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ हैं सचिन डेडिया, एथिकल हैकर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल प्रशांत माली जी आपसे ये होगा, क्योंकि आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हमने पहले भी साइबर फ्रॉड के ऊपर कई कार्यक्रम किए हैं, कई शो किए हैं। हमारा मकसद हमारे दर्शकों को ये बताने का है कि वो कैसे इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। और अब चूंकि पढ़े लिखे लोग भी इसकी जद में आ रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। ताज़ा एग्जाम्पल जो भी हमने रिपोर्ट के जरिए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी बेटी शिकार हुई है इस ठग का, पढ़ी लिखी हैं, IITN हैं, उसके बाद भी उनके साथ इस तरह का फ्रॉड हो गया। तो प्रशांत माली जी, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं सर कि QR कोड वाले फ्रॉड से कैसे बचा जाए, कैसे हम ये पहचान पाएं कि हमारे साथ QR कोड वाला फ्रॉड हो रहा है। देखिए, QR कोड जो सहूलियत देता है आपको, इसका मतलब है कि आप सिर्फ स्कैन कीजिए और आपके सामने वो मेन्यू पेश हो जाता है जिससे आप पैसा भर सकते हैं या पैसा आपको आ सकता है। हमेशा लोगों के दिमाग में यही रहता है कि QR कोड से हम पैसा देते हैं। ये क्यों है? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इश्यू है। आप कहीं पे भी भले पानी पूरी के दुकान में चले जाए, कोई दुकान में, बड़े दुकान में, किराना की दुकान में चले जाए, वहां पे एक बोर्ड लगा होता है, आप उसको स्कैन करके उस बंदे को पैसा देते हो, पैसा आने का वाकया काफी कम होता है। तो लोगों में ये रजिस्टर होता है कि QR कोड स्कैन करने से पैसा हम दे रहे हैं करके। तो अगर ये पैसा देने वाला दिमाग में हमेशा आपको रहेगा कि इससे पैसे दिए जाते हैं कई बार, तो ये QR कोड से आप ज्यादा बच सकते हैं। QR कोड जब भी आप स्कैन करते हो कैमरा से, तो कैमरा से स्कैन करने पे जो QR कोड आपके सामने है, उसी को स्कैन करके उसी को वो पैसा भेजने वाला है। अगर आप किसी ऐप से कोई सेकंड पार्टी ऐप डाल के देखेंगे QR कोड के नीचे किसका QR कोड है, क्या ये शॉप का QR कोड है, ये आदमी का QR कोड है, इसके डिटेल्स क्या है, ये आप एक मात्र आपने कंफर्म कर लेने से आपका QR कोड फ्रॉड से बच सकते हैं। ये फ्रॉड सिर्फ ये OLX पे या ये जो सेकेंड हैंड चीजें बेचने वाली वेबसाइट है उसी पे भी नहीं हो रहा है। अभी मेरे पास जो केसेस आए उसमें ये जो राम मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है, चंदा इकट्ठा हो रहा है, उसके लिए भी फ्रॉडस्टर्स क्या कर रहे हैं कि ये जो ऑफिशियल इनका QR कोड है, जहां से आपको ऑफिशियल चंदा देना है, वहां पे उसको काट के अपना QR कोड पेस्ट करके व्हाट्सएप पे या अलग अलग साइट्स पे भेज के लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। तो QR कोड से बचने के लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप एक थर्ड पार्टी ऐप अपने मोबाइल में रखिए, QR कोड को पहले स्कैन कीजिए, उसकी जो वैधता है उसे चेक कीजिए और फिर QR कोड पे पैसा दीजिए। वरना QR कोड पे पैसा देने की गुंजाइश आप नहीं रखिए, नहीं तो QR कोड्स के फ्रॉड काफी कॉमन है और ये कॉन्स्टेंटली फ्रॉड होते ही रहते हैं, लोग यहाँ गंते ही रहते हैं। जब तक आप QR कोड के बारे में जानेंगे नहीं कि ये कैसे आप इसको सिक्योर तरीके से पैसा भर सकते हैं, तब तक QR कोड्स के फ्रॉड्स होते रहेंगे। हाँ, ये आपने बहुत डिटेल में बताया और आपने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि QR कोड के जरिए पेमेंट किया जाता है। तो आप अगर अपने दिमाग में ये बात रखेंगे तो आप बच सकते हैं बहुत हद तक कि अगर कोई आपको ये ऑफर करता है कि QR कोड आपको भेजा गया और आप पैसे रिसीव करने के लिए उसको स्कैन करें। अब इस पर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपसे जानना चाहता हूं सचिन जी कि क्या ये कहा जाए या ये कहना ठीक है कि QR कोड का जो इस्तेमाल होता है वो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं होता है? क्या ये कहना ठीक होगा? सचिन जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं, शायद अनम्यूट कर लें प्लीज। जी नहीं, QR कोड का जो है वो हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, पेमेंट करने के लिए भी और रिसीव करने के लिए भी। अच्छा। ये तो सिर्फ एक मीडियम है जिसके थ्रू हमें बड़ा कोई ट्रांजैक्शन का कोई जैसे एड्रेस नहीं लिखना है या कुछ, वो QR कोड के अंदर ही हमें सारी डिटेल आ जाती है। तो टेक्निकली देखा जाएगा तो QR कोड दोनों तरीके से यूज हो सकता है, पेमेंट करने के लिए और रिसीव करने के लिए, दोनों के लिए बनाए गए। नहीं सचिन जी सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड करना चाह रहा हूँ। QR कोड का इस्तेमाल तो रिसीव करने के लिए और पेमेंट करने के लिए होता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जब मैं मान लीजिए किसी QR कोड को स्कैन कर रहा हूँ, तो क्या स्कैन करने का मतलब सिर्फ पेमेंट करना है या मैं स्कैन करके रिसीव भी कर सकता हूँ? दोनों, आप दोनों कर सकते हो सर। अच्छा, ठीक है।
हाँ दोनों है। मतलब वो तो जैसे मैंने क्यूआर कोड बनाया है उसके ऊपर होगा सर, बट ओके आप दोनों कर सकते हो सर, अच्छा ठीक है वैसा है। हाँ लेकिन सर जैसे प्रशांत जी ने बताया कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू अगर आपने स्कैन की, हाँ तो स्कैन करने के बाद हमें उसके क्यूआर कोड की डिटेल दिखती है ओके कि ये पेमेंट के लिए, रिसीट के लिए, किस चीज के लिए और कितना पैसा है ठीक है बेसिकली। तो वो अगर कोई भी अगर उसके ऊपर कोई फोकस करके ध्यान दे देगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये पेमेंट के लिए कि रिसीट के लिए करके। ओके ठीक है। तो ये आपने कहा कि अगर उसको आप ठीक से चेक करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये पेमेंट के लिए है या रिसीव करने के लिए है। इसको मैं थोड़ा और बिल्कुल। डिटेल में प्रशांत जी आपसे जानना चाहता हूं सर कि क्या क्यूआर कोड को पहचानने का कोई तरीका है क्या? एक तरीका तो आपने बताया कि आप एक थर्ड पार्टी ऐप रखिए, उसके जरिए आप स्कैन करिए तब आपको समझ में आ जाएगा। इसके अगर इंस्टेंटली कोई मैसेज मैं रिसीव करता हूं व्हाट्सएप पे या कहीं और, क्या तुरंत प्रभाव से जब मैं ओपन करता हूं उस कोड को स्कैन करने के लिए, क्या उस दौरान कोई ऐसी बात है जिसे देखकर मैं समझ पाऊं कि ये क्यूआर कोड असली है या फेक है या मेरे साथ ठगी हो रही है? ये जब ये टिपिकल ये जो मामला हम जिसपे हम बहस कर रहे हैं अभी, उस मामले में क्या था कि पैसा आपका गया है, तो आपको जब पे मनी आता है या रिसीव मनी ये लिख के आता है। अगर आपने वो पढ़ा नहीं कि भाई पैसा हम पे किया जा रहा है, मतलब मेरे अकाउंट से निकल के डेबिट होके वहां पे जा रहा है, ठीक। वो पढ़ना जरूरी है। सिर्फ आपने उस बंदे पे जिसने आपको वो क्यूआर कोड भेजा है उस पे अंधविश्वास रख के अगर आपने उस पे जो आगे आगे जो आपको आ रहा है उस पे क्लिक करते गए, तो ये ग्रॉस नेग्लिजेंस थोड़ा आपके पास भी है। क्यूआर कोड जो होता है अगर वो स्कैन नहीं होता तो वो फ्रॉड वाला ही होता है, वो खराब क्यूआर कोड होता है। लेकिन अगर स्कैन हो जाता है आपके कैमरा से होता है या क्यूआर कोड रीडर से होता है, तो वो वैध ही है, वो बराबर क्यूआर कोड है। लेकिन वो क्यूआर कोड के पीछे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है या जो क्यूआर कोड जिसको अटैच किया गया है वो फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि वो आपके असली काम के लिए नहीं हो रहा है बल्कि कोई नकली काम के लिए हो रहा है या किसी नकली अकाउंट में जा रहा है। अच्छा। तो आप जो इंटेंड कर रहे थे उस अकाउंट में नहीं जा रहा है। तो क्यूआर कोड को आप तो खुली आंखों से पहचान भी जाते हैं कि ये फ्रॉड है करके, तो वो चलेगा नहीं, फ्रॉड क्यूआर कोड चलेंगे नहीं। लेकिन फ्रॉड होता क्या, क्यूआर कोड फ्रॉड नहीं होता, क्यूआर कोड की जो डिटेल्स होते हैं जिससे वो अटैच किया जाता है पीछे वाले, वो फ्रॉड होते हैं। तो फ्रॉडस्टर अक्सर इस क्यूआर कोड के पीछे चुपके, क्योंकि उसके ऊपर नाम तो आता नहीं है, लेकिन आप स्कैन करेंगे तो आपको मात्र उसका तुरंत नाम मालूम पड़ेगा, ये क्यूआर कोड किसको बिलोंग करता है वो मालूम पड़ेगा, तभी आप इससे बच सकते हैं। ओके ये आपने बहुत बढ़िया बताया सर, और बहुत दिलचस्प चर्चा हो रही है और जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो समझ जाएंगे कि कैसे आपको क्यूआर कोड के फ्रॉड से बचना है। अब सचिन जी एक सवाल सर मेरे मन में और आ रहा है कि जब इस तरह का फ्रॉड होता है, जब कोई मैसेज इस तरह से क्यूआर कोड का आता है, क्या उसको डबल चेक करने की कोई सुविधा है क्या? जैसे मान लीजिए अगर मैंने उस पर क्लिक किया, स्कैन किया, पेमेंट करने जा रहा हूं, तो क्या एक अल्टीमेटम या एक आपको अलर्ट कहीं से मिल सकता है क्या कि क्या आप सही पेमेंट कर रहे हैं, क्या आप ठीक पेमेंट कर रहे हैं? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं कि आपने स्कैन किया आपका पैसा निकल गया, कोई डबल चेक की सुविधा है क्या इसमें? जी नहीं, मतलब डबल चेक की सुविधा मतलब ऐसे हो सकती है कि जब हमें कोई क्यूआर कोड भेज रहा है, हाँ। ठीक है, वो पेमेंट रिसीव करने के लिए है या जो जिसके लिए भी वो क्यूआर कोड भेज रहा है, तो हम जो वो क्यूआर कोड जो स्कैन करते हैं वो किसी पेमेंट ऐप मतलब जीपे या फोन पे या जो भी है उसके बदले हम अगर कोई थर्ड पार्टी जो सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए जो ऐप बना है, मतलब जो बेसिकली जो नॉर्मल ऐप उसके थ्रू अगर स्कैन करेंगे, मतलब कोई एक ऐसा ऐप जो हमें सिर्फ क्यूआर कोड का डिटेल दे दे, अच्छा बेसिकली, अच्छा, तो उससे हमें वो डिटेल पढ़ के पता चल जाएगा रिसीव है, पेमेंट है, कितना पेमेंट है और किसके नाम पे जा रहा है करके। वैसे तो जैसे अगर आप बोलते, जैसे मैं अगर आपका क्वेश्चन मतलब ऐसे तरीके से आंसर दे सकता हूँ कि जब कोई पेमेंट के लिए भेज रहा है या कुछ जब हमें क्यूआर कोड भेजा जा रहा है, तो किसी पेमेंट ऐप का क्यूआर कोड स्कैन करने के बदले, मतलब पेमेंट ऐप का यूज करके क्यूआर कोड को स्कैन करने के बदले हम कोई थर्ड पार्टी ऐप जिसमें पेमेंट रिलेटेड कुछ भी ना हो, सिर्फ क्यूआर कोड का डिटेल स्कैन करने के लिए जो ऐप बना गया है उसके थ्रू स्कैन पहले कर सकते हैं सर हमें। ठीक बात है। प्रशांत माली जी, अब मेरा आपसे सवाल सर ये होगा कि जो कंपनियां इससे डील करती हैं, क्या वो अपने लेवल पर इसको नहीं रोक सकती हैं इस तरह के फ्रॉड को, और क्या अपने लेवल पर वो इसे ट्रांसपेरेंट नहीं बना सकती हैं? ये सही सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये सब हो क्यों रहा है? ये हो रहा इसलिए है क्योंकि अवेयरनेस कम है लोगों में, इस फ्रॉड के प्रति अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस कम होने से क्या हो रहा है
कि लोग कोई भी छोटे मोटे फ्रॉड के बलि पड़ रहे हैं। तो इसको अगर कम करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए इनको, दो चीज है। एक कि ये जो ग्राहक है जो इसको यूज करते हैं उसके बीच में अवेयरनेस फैलाएं। जो आप कुछ ऐसे पॉपअप्स दे सकते हो, आपका जब ऐप यूज किया जा रहा है, यूपीआई वाला ऐप यूज किया जा रहा है, कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। एक बार आप अलर्ट तो कर ही सकते हो ना कोई भी ट्रांजैक्शन के बीच में, कि एक छोटा पॉपअप देके इज दिस अ फ्रॉड, हैव यू कंफर्म्ड, ये पूछ सकते हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो बटन्स है, प्रोसीड बटन, कभी कभी ये प्रोसीड है, पे है, रिसीव है, ये कॉमन मैन इसे पढ़ ही नहीं पाता। क्या आप इसे हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, जो भाषा समझ में आती है, अगर आप उसमें कर देते हो, क्या आप पैसे भर रहे हो, हाँ। या पैसे आपको आ रहे हैं, ऐसी सामान्य भाषा अगर ये देता है तो ग्राहक अलर्ट भी हो जाए। ये इंग्लिश उतने उसके रजिस्टर नहीं होता, प्रोसीड, पे, रिसीव, ये भाषा अगर उनको सिंपल लैंग्वेज में, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में अगर बताई जाती है कि अभी क्या होने वाला है, तो शायद वो सचेत भी हो जाए। लेकिन ये इंग्लिश भाषा के चक्कर से और ये मेन्यू के ऊपर का फॉन्ट का चक्कर, रंग का चक्कर, ये सब मिलके थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देता है। इसके तरफ भी इन जो पेमेंट एप्स है उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि कैसे हम इसको और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं ताकि लोग इस तरह के फ्रॉड से बच पाए। एक सवाल सचिन जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसकी भी गुंजाइश होती है क्या, जब चूंकि फ्रॉड जब इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो क्या इसकी गुंजाइश होती है क्या, जब आप क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करते हैं, आपने मान लीजिए पर्टिकुलर अमाउंट उसमें डाला 2000, 5000, 10,000, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि आपने डाला 2000 और डेबिट हो जाए 4000? इसकी गुंजाइश होती है नहीं होती है? जी बहुत कम क्योंकि वो क्यूआर कोड जो होता है उसके अंदर सारा डेटा हम फीड करके रख देते हैं। ठीक है। और जैसे वो स्कैन मारता है तो उसमें जो अमाउंट फिट होता है वो बाय डिफॉल्ट उसी का हो जाता है, मतलब उसी अमाउंट के साथ आ जाता है। तो ये गुंजाइश बहुत ही कम होती है कि जो 2000 अमाउंट डाला है उसका हम कुछ ज्यादा अमाउंट कम होती है नहीं होती है, कम होती है या नहीं होती है? नहीं, कम होती है। मतलब गुंजाइश है थोड़ी बहुत, ये कह रहे हैं आप? बहुत टेक्निकल हो जाता है, उसको चेंज करना, उसको मॉडिफाई करके फिर वो करना, बट टेक्निकल हो जाता है। तो आम आदमी वो कर ही नहीं सकता। आम आदमी के लिए तो बस सिर्फ वो क्यूआर कोड मारा, उसके आम आदमी तो कर भी नहीं रहा है ना सर। ये तो बहुत शातिर लोग कर रहे हैं। हाँ, तो फिर ऐसे बोल सकते हैं सर, ये बहुत डिफिकल्ट है। ओके, डिफिकल्ट है, ठीक है। प्रशांत जी एक सवाल सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, ये तमाम हमने बात की कि कैसे ये पूरा फ्रॉड किया जाता है और कैसे इससे हम बच सकते हैं, लेकिन एक अगर मान लीजिए ये फ्रॉड हो जाए किसी के साथ, तो तत्काल उसको किस तरह का एक्शन लेना चाहिए अपने लेवल पे? क्योंकि ये जो पैसे जाते होंगे तो अकाउंट में जाते हैं, तो अकाउंट का डिटेल तो अवेलेबल होता है, तो तत्काल अगर मान लीजिए मेरे साथ ये फ्रॉड होता है तो मैं तत्काल प्रभाव से क्या एक्शन ले सकता हूं? आप तत्काल दो चीज कर सकते हैं कि एक, आप जो ये जिस ऐप के द्वारा आपने ये ट्रांजैक्शन की है उसका एक ईमेल एड्रेस होता है या उनका एक ग्रीवेंस हैंडलिंग का एक मैकेनिज्म होता है। अच्छा। आप उस पर तुरंत मेल डाल दीजिए। दूसरा, जिस वेंडर के साथ में आपने, मतलब जिसको आपने पैसा दिया है, जिस ट्रांजैक्शन के लिए आपने पैसा दिया है, उसे भी आप मेल डाल दीजिए कि ये फ्रॉड का पैसा है, ये फ्रॉड हुआ है, ये जो फलाना ईमेल, जो फलाना आईडी मेरे पास आया था वो फ्रॉड का है। इससे दो चीज होती है, कई बार आपका जो पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया होता है वो फ्रीज किया जा सकता है। दूसरी चीज ये होती है कि यही आदमी यही क्यूआर कोड को लेके आगे ये फ्रॉड फैला नहीं सकता। उसका जो बैंक अकाउंट लिंक होता है उसे फ्रीज किया जाता है या उसे फिर वो डिमार्केट कर देते हैं कि भाई ये फ्रॉड अकाउंट है करके, तो उनके फ्रॉड एनालिटिक्स काम में आ सकते हैं। तो इतना तो आप आराम से कर सकते हैं। ओके, ये मतलब आपके साथ अगर पहले तो आपके साथ ना हो, इसके लिए तमाम उपाय आपको बताए गए हैं कि आप इस तरह के फ्रॉड के शिकार ना हो, लेकिन अगर गलती से मान लीजिए आप हो जाते हैं तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, ये प्रशांत जी ने बहुत डिटेल में आपको बताया। बहुत शुक्रिया प्रशांत माली जी आपका, सचिन डेडिया जी आपका, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि क्यूआर कोड के फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।